इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 11 जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सिनेमा से तो आप सभी परिचित हो, जिसे आप मूवी के नाम से जानते हो, लेकिन हिंदी में इसे चलचित्र कहा जाता है, यानी चलते हुए चित्र। 14 मार्च 1931 से पहले भारतीय सिनेमा में ऐसी ही मूवी दिखाई जाती थी जिसमें संवाद का अभाव था। पात्रों के बीच वार्तालाप इशारों से ही किया जाता था, यानी बोलने की कोई आवाज नहीं आती थी। इसीलिए 1931 से पहले के सिनेमा को मूक सिनेमा कहा जाता था। 1931 में एक पहली बोलती मूवी प्रदर्शित हुई जिसका नाम था आलम आरा। आज हम उसी मूवी की चर्चा करेंगे कि वो किस तरह की कठिनाइयों से गुजरकर बनी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये पाठ। वे सभी सजीव हैं, सजीव यानी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, यानी 100% बोल रहे हैं, पूरी तरह से बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। 78 यानी 78 मुर्दा मरे हुए इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक, सवाक का अर्थ है बोलती हुई फिल्म, यानी मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म जिसका नाम था आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। तो आलम आरा का जो ये पोस्टर था उस पर इस तरह की पंक्तियां लिखी हुई थी लोगों को आकर्षित करने के लिए। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था, यानी इस मूवी के बनने से पहले भी भारतीय मूक सिनेमा जो बोलता नहीं था वो भी अपनी प्रसिद्धि के लिए नंबर 1 पे चल रहा था, शिखर पे था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो इस मूवी के आने के बाद बोलती हुई फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। तो ये आलम आरा पहली बोलती हुई फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म जिसका नाम था शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा का अर्थ होता है फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी। तो इस शो बोट से प्रभावित होकर इन्होंने सबसे पहले फिल्म के लिए एक कहानी बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के तू फिल्म में ले लिए गए। कौन से नाटक? जो पारसी रंगमंच का लोकप्रिय नाटक जिसको आधार बनाकर इस फिल्म की कहानी बनाई थी, तो उसमें गाए जाने वाले गाने वैसे के वैसे ले लिए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं है। संवाद का अर्थ है फिल्म में की जाने वाली बातचीत। जब दो लोगों के बीच आपस में जो वार्तालाप होता है वही संवाद कहलाता है। तो फिल्म में की जाने वाली बात, यानी फिल्म के डायलॉग लिखने वाले उनके पास नहीं थे, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। तो फिल्म को बनाने के लिए सिर्फ 3 ही वाद्य यंत्र काम में लिए गए। कौन से? तबला, हारमोनियम और वायलिन।
आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पार्श्व गायक कौन होता है? प्लेबैक सिंगर के नाम से जिसे आप जानते हो, पर्दे के पीछे से गाने वाला गायक। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की, दे दे। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। डिस्क फॉर्म इस तरह का होता है जो कि रिकॉर्डिंग का एक रूप है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम यानी बनावटी प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। रात को तो अंधेरा हो जाता है। उस समय की सभी मूक फिल्मों की शूटिंग दिन में सूर्य की रोशनी में ही होती थी, लेकिन जब आलम आरा की शूटिंग रात में करनी पड़ी तो उनको अच्छी प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। तो प्रकाश प्रणाली का विकास भी इसी फिल्म के बाद से हुआ। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 संवाद फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। संयोजन यानी जोड़ना या मिलाना, इन सब का मेल था। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल, यानी फिल्म की हीरोइन जुबेदा थी और उसके हीरो थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। सर्वाधिक का अर्थ है सबसे अधिक, पारिश्रमिक का अर्थ है किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन। तो ये उस समय के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले या अपने काम के बदले पैसे लेने वाले हीरो हीरोइन थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल को क्या मुश्किलें आई? उनको उर्दू बोलने में परेशानी आती थी, इसलिए उन महबूब को उनकी जगह ले लिया। इससे विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने, समीक्षकों का अर्थ है छानबीन या जांच पड़ताल करने के लिए किसी वस्तु या बात को अच्छी तरह से देखना और उस पर टिप्पणी करना। तो समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए ये फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। एक अनोखा अनुभव क्यों थी? क्योंकि पहले की सारी फिल्में ही मूक हुआ करती थी, बोलती नहीं थी, और ये पहली फिल्म थी जिसमें संवाद थे। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। ये देखो, सिनेमा में फिल्म इस तरह की रील से चलाई जाती थी।
तो इस रील की लंबाई 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। संवाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। किरदार का अर्थ है अभिनेता की भूमिका में या एक चरित्र। इसके अलावा संवाद सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। संवाद सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर ने इतने विनम्र थे, विनम्र का अर्थ है विनीत और सुशील थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। खिताब का अर्थ है उपाधि या सम्मान देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय यानी एक्टिंग से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। प्रतिबिंब का अर्थ है परछाई या छाया। तो हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी और जो सार्वजनिक जीवन था, उसकी परछाई फिल्मों में बेहतर होकर सामने आने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था और इसे लिखा प्रदीप तिवारी ने। बच्चों, आपके लिए 2 सवाल हैं छोटे छोटे, जिससे पता चलेगा कि आपने इस पाठ को बहुत ध्यान से सुना है। 1931 से पहले का सिनेमा क्या कहलाता था? आलम आरा की नायिका कौन थी? इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।